बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना भारत में एक दल के प्रभुत्व के दौर के बारे में कि किस तरह से शुरुआती चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बनाए रखी और अपना एक प्रभुत्व बनाए रखा। चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकारें, वहां पर कांग्रेस की ही सरकार बनी और किस प्रकार से इस कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भी भूमिका निभाई और साथ ही निभाई सत्ता पक्ष की भी भूमिका। कुछ विपक्षी दलों का भी उदय हमने देखा कि यहाँ इस काल में हुआ था और उन दलों ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यहाँ लोकतांत्रिक ताना बाना बनाने में निभाई थी। तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हो चला है इस अध्याय की प्रश्नावली की ओर बढ़ने का। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प को चुनकर खाली जगह को भरें। तो देखिए, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ फिर खाली जगह हमें दी हुई है के लिए भी चुनाव कराए गए। अब दिए गए हैं हमें विकल्प कि किस किस के लिए चुनाव कराए गए थे। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए, राज्य के विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। हम सब ने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है और वहाँ हमने जाना था कि लोकसभा के आम चुनाव के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे। तो यहाँ सही विकल्प क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभा। अगला पढ़ते हैं। पहले हमें खाली स्थान दिया है, फिर लिखा है लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि एक पार्टी कांग्रेस है जिसने तो बहुत सारी सीटें जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पर जो रहने वाली पार्टी थी उसने भी 16 सीटें लोकसभा में प्राप्त की थी। तो कौन सी थी वो पार्टी? हम सभी जानते हैं वो पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला देखते हैं। हमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, फिर लिखा है स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। तो स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत क्या था? वो था राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है दूसरे नंबर का प्रश्न? यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 सूचियां हैं। पहले में नेताओं के नाम दर्ज हैं और दूसरे में दलों के। अब हमें इनको मिलान करना है कि कौन कौन से दल से संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पहले हमें दिया हुआ है नाम S.A. डांगे का, तो इनको हम मिलाएंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। S.A. डांगे का संबंध था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। फिर हम आएंगे, दूसरा नंबर पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो दल है वो आएगा भारतीय जनसंघ। फिर तीसरे हैं हमारे पास मीनू मसानी। तो मीनू मसानी का आएगा स्वतंत्र पार्टी और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरह से हमने ये मिलान किया। S.A. डांगे हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से संबंधित हैं, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी से और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की एकल पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहाँ 4 बयान दिए गए हैं। प्रत्येक के आगे हमें सही या गलत का निशान लगाना है। ये जो कथन हमें दिए हुए हैं इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा कथन यहाँ गलत है और कौन सा कथन सही है। देखते हैं क्या कह रहा है कथन। पहला कथन, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय जब प्रथम आम चुनाव हुए थे कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल था और उसके बराबरी का कोई दल उस वक्त भारत में मौजूद नहीं था। तो ये एक सही बयान है कि विकल्प के रूप में, अर्थात कांग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप में उस वक्त कोई दल भारत में मौजूद नहीं था, इस कारण ये एक दल के प्रभुत्व का दौर उस वक्त चला था। दूसरा कथन देखते हैं। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ। तो ये कथन पूर्णतया गलत है। ऐसा कुछ नहीं था। जनमत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और बहुत से लोगों ने मतदान किया था। तो जनमत के अभाव के कारण एक दल का प्रभुत्व था। ये बयान पूर्णतया गलत है। अगला कथन देखते हैं। एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र
के औपनिवेशिक अतीत से है। तो ये बात भी पूर्णतया सही है कि एकल पार्टी का जो प्रभुत्व है वो राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। कैसे? हमने जाना था कि जो ये कांग्रेस पार्टी थी इसने स्वाधीनता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए एक लोकप्रिय जनप्रिय दल बन गया था। तो इस कारण से ये बयान सही है कि एकल पार्टी प्रभुत्व का संबंध है वो राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। अगला कथन देखते हैं। एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। तो ये कथन पूर्णतया गलत है। जब हमने इस अध्याय का अध्ययन किया था तब भी ये बात हमने बार बार की थी कि भले ही एकल पार्टी के प्रभुत्व का दौर था, हमने तुलना भी की थी कि अन्य देशों के अंदर एक दल का जो प्रभुत्व था वो अलग था, जबकि भारत में एक दल के प्रभुत्व की बात कुछ और थी। क्योंकि हमने निष्पक्ष चुनाव करवाए थे और बारंबार चुनाव हुए थे, निश्चित अंतराल के बाद में संविधान के अनुरूप चुनाव हुए थे, जनता ने अपनी पसंद से मतदान करके और सरकार को चुना था। और सरकार के अंदर भी कई ऐसी समूह ऐसे गुट थे जो कि आपसी बहसबाजी यहाँ पर होती थी, मतभेद होते थे और आपसी समझौते के द्वारा ही निर्णय लिए जाते थे। तो किसी भी तरीके से यहाँ गैर लोकतांत्रिक नहीं था। तो इस कथन को हम गलत करार देंगे कि एकल पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। ये कथन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अगर पहले आम चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती? इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतरों का उल्लेख करें। या तो भारतीय जनसंघ की सरकार बनती या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती तो क्या होता? हमने जाना था भारतीय जनसंघ के बारे में भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी। तो देखते हैं इसका आंसर कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया जाता। जो भारतीय जनसंघ है उसका जो निर्देशात्मक सिद्धांत था वो था एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र। तो इस पर जोर दिया जाता। भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाए जाने के प्रयास किए जाते, क्योंकि भारतीय जनसंघ का इस बात पर जोर था कि भारत और पाकिस्तान को एक कर दिया जाए, इसके टुकड़े ना किए जाएं और इनको एक राष्ट्र बनाया जाए, अखंड भारत बनाया जाए। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा मानना था जनसंघ पार्टी का। तो हो सकता है कि जो अल्पसंख्यकों के लिए हमारी सरकार ने कुछ रियायतें दी वो शायद इस पार्टी के शासन में हमें नहीं मिल पाती। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगर हम बात करें तो यह पार्टी साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी कर रही थी। 1947 में सत्ता हस्तांतरण को इन्होंने सच्ची आज़ादी नहीं माना था और इसीलिए इसी विचार ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह भी भड़का दिया था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियां हैं, इनकी विचारधारा और जो इनकी मान्यताएं हैं वो कांग्रेस पार्टी से अलग हैं। तो निसंदेह एक अलग तरह का राज्य, अलग तरह का शासन हमें देखने को मिलता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख करें कि किन किन अर्थों में हम कह सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि कांग्रेस को एक विचारधारात्मक संगठन बनाती हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से कांग्रेस के ऐसे गुण हैं, ऐसी विशेषताएं हैं जो ये कहती हैं कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक संगठन है। देखते हैं। निम्न मध्यम उच्च प्रत्येक वर्ग कांग्रेस में शामिल था। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि चाहे निम्न वर्ग है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, चाहे निम्न जाति है, चाहे उच्च जाति है, चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मालिक है, चाहे जमींदार है, चाहे उद्योगपति है, हर कोई कांग्रेस में शामिल था। क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के कारण एक जनप्रिय, एक लोकप्रिय, एक मतलब हर व्यक्ति की जन जन का दल बन चुकी थी। तो इस वजह से इस दल में हर एक वर्ग समाहित था। किसान, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर, मालिक सभी इस कांग्रेस में थे। गर्मपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, नरमपंथी सबको कांग्रेस में स्थान था।
आज़ादी के समय कांग्रेस में हर वर्ग, जाति, धर्म और भाषा का समावेश था। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक संगठन था। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? कि जो एकल पार्टी का प्रभुत्व का दौर रहा हमारे यहाँ, चाहे 1952 के चुनाव थे, चाहे 1957 के चुनाव थे, चाहे 1962 के चुनाव थे, एक दल ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखा। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें उस वक्त मिली थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बन रही थी। तो क्या इसने हमारी लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली थी, जो लोकतंत्र का सपना हम लेकर चल रहे थे, उस पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव डाला? देखते हैं उत्तर। एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी अभी हमने जाना कि कांग्रेस एक विचारधारात्मक संगठन था। यहाँ हर एक तबके को जगह मिली हुई थी। दूसरी बात, यहाँ आपस में भी गुट बने हुए थे, और वो जो गुट और समूह हैं वो एक दूसरे के साथ मतभेद रखते थे, बहसबाजी होती थी, हर एक मुद्दे पर आलोचना की जाती थी। और राज्य पुनर्गठन वाले मसले में हमने देखा भी था कि नेहरू इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, जनप्रिय नेता थे, लेकिन इसके बावजूद भी जनता उस सरकार की निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने से नहीं घबराई। तो इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि भले ही एक दल की पार्टी, एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर था, लेकिन फिर भी हमारी लोकतंत्रात्मक स्थिति पर खराब असर नहीं पड़ा। इसका कारण उस वक्त उन नेताओं का एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक अच्छे शासन के प्रति कर्तव्य निष्ठा की बात थी। हम देखते हैं कि जब नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल का निर्माण किया तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जैसे विपक्षी नेताओं को भी अपने मंत्रिमंडल में लिया। तो ये जो उनकी इस स्तर की हम कहें कि उच्च कोटि की सहिष्णुता, सहनशीलता और धैर्यशीलता ही थी कि इसने लोकतंत्र को बनाए रखा। तो कांग्रेस में कई विरोधी गुट थे जिससे कि शक्ति संतुलन हो रहा था। राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही मौजूद थी। विरोधी विचारधारा को भी वहां महत्व मिल रहा था। उस समय मौजूद विपक्षी दलों ने भी सिद्धांतों के बल पर कांग्रेस पार्टी की नीतियों की आलोचना की और लोकतंत्र को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 3 अंतर बताने हैं। इसी तरह भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच 3 अंतर बताने हैं। इन दोनों दलों की आपस में तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच अंतर। समाजवादी दल की बात करें तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर आधारित था, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी है ये साम्यवादी विचारधारा पर आधारित एक दल था। कांग्रेस की आलोचना क्योंकि वो जमींदारों और पूंजीपतियों का पक्ष ले रही थी। समाजवादी दल ने कांग्रेस की आलोचना इसलिए की क्योंकि कांग्रेस जमींदारों और पूंजीपतियों का पक्ष ले रही थी, जबकि इन्होंने कांग्रेस का विरोध इसलिए किया क्योंकि ये 1947 के सत्ता हस्तांतरण को झूठा मान रहे थे, दिखावा मान रहे थे। यहाँ कांग्रेस को ज़्यादा परिवर्तनकारी बनाने के लिए ये 1934 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने एक नेताओं की टोली ने 1934 में अलग नहीं हुए थे, 1934 में, केवल 1934 में इन्होंने कांग्रेस को परिवर्तनकारी बनाने के लिए समाजवादी दल का गठन कर लिया था। 1941 में ये कांग्रेस से अलग हुए और न क्योंकि नाजी जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन को और समर्थन देने का इन्होंने फैसला किया था। अब देखते हैं भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच अंतर। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ, जबकि स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 में हुआ। भारतीय जनसंघ है वो एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर देता था, जबकि स्वतंत्र पार्टी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप पर जोर दे रही थी। यहाँ भारतीय जनसंघ ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हैं उनको रियायत देने का विरोध किया, उनको विशेष कोई सहायता या विशेष लाभ देने का इन्होंने विरोध किया, जबकि स्वतंत्र पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान का विरोध किया।
देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारत और मेक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। मेक्सिको में भी एक पार्टी PRI थी, उसका प्रभुत्व रहा, और भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व था। बताइए कि मेक्सिको में स्थापित पार्टी का एक प्रभुत्व कैसे भारत के एक पार्टी प्रभुत्व से अलग था। मेक्सिको में भी एक पार्टी का प्रभुत्व था और भारत में भी एक पार्टी का प्रभुत्व था। फिर ऐसी क्या बात थी कि ये इन दोनों का प्रभुत्व, दोनों पार्टियों का प्रभुत्व एक दूसरे से अलग था। तो देखिए बच्चों, हमने पहले भी इसकी बात की थी कि मेक्सिको में जिस पार्टी का प्रभुत्व था उसने कुछ कुछ कानून ऐसे बना लिए थे, कानूनों में ऐसा परिवर्तन कर लिया था कि जीत उस पार्टी की ही हो रही थी, उस दल की ही हो रही थी। विपक्षी दल केवल सत्ता की वैधता को बनाए रखने के लिए एक दिखावे के तौर पर वहां मौजूद थे। जबकि भारत की हम बात करें तो भारत में चुनाव संविधान के नियमों के अनुसार हो रहे थे, संविधान के अनुसार यहाँ चुनाव थे, निष्पक्ष यहाँ चुनाव थे। केवल जनप्रिय, लोकप्रिय, करिश्माई नेता उस वक्त कांग्रेस में थे, उनको राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ हमेशा चुनाव हुए। जो विपक्षी दल थे, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, वो अपने आप में स्वतंत्र थे, उनका भी अपना महत्व था और जनता की चुनी हुई सरकार हमारे यहाँ कार्य कर रही थी। किसी भी प्रकार का छल प्रपंच हमारे यहाँ कांग्रेस ने चुनाव जीतने में इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि मेक्सिको में चुनाव जीतने के लिए ऐसे छल प्रपंचों का इस्तेमाल हो रहा था। तो इस तरह से मेक्सिको की एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत का एक पार्टी का प्रभुत्व दोनों एक दूसरे से पूर्णतया अलग थे। देखते हैं उत्तर। मेक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व और भारत में स्थापित एक पार्टी के प्रभुत्व में अंतर हम देखते हैं। भारत में मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव, जबकि मेक्सिको में चुनाव के हर तरह की नियम PRI को ही, PRI जो पार्टी थी वहाँ की, इस तरह के नियम थे कि PRI को ही जीत मिले। सॉरी, यहाँ पर जीत की जगह गीत लिखा गया, तो PRI को ही जीत मिले। भारत में कांग्रेस को लोकप्रियता एवं विश्वसनीयता के कारण जीत, वहीं मेक्सिको के चुनाव में हेरफेर और धांधली हो रही थी। भारत में विपक्षी दलों और विरोधी गुटों के प्रति सहिष्णुता, वहीं मेक्सिको में बाकी पार्टियां केवल सत्ता को वैधता बनाए रखने के लिए थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एक राजनीतिक नक्शा लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हों। उसमें निम्नलिखित को चिन्हित करना है। किस किस को चिन्हित करना है? ऐसे दो राज्य जहां 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। तो ऐसे दो राज्य देखते हैं अपन भारत में। ऐसे दो राज्य ये होंगे केरला और आज का तमिलनाडु, जिसको त्रावणकोर, कोचीन उस वक्त कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दो ऐसे राज्य जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही, मतलब 1952 से 1967 तक कांग्रेस सत्ता में थी। तो वो दो राज्य हम कह सकते हैं राजस्थान और पंजाब। यहाँ कांग्रेस लगातार इस दौर में सत्ता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवतरण हमें दिया है, इस अवतरण को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है अवतरण? कांग्रेस के संगठनकर्ता पटेल कांग्रेस को दूसरे राजनीतिक समूह से निसंग रखकर उसे एक सर्वांगसम तथा अनुशासित राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस सबको समेटकर चलने वाला स्वभाव छोड़े और अनुशासित कोडर से युक्त एक सुसंगठित पार्टी के रूप में उभरे। यथार्थवादी होने के कारण पटेल व्यापकता की जगह अनुशासन को ज्यादा तरजीह देते थे। अगर आंदोलन को चलाते चले जाने के बाद में गांधी के ख्याल हद से ज्यादा रोमानी थे, तो कांग्रेस को किसी एक विचारधारा पर चलने वाली अनुशासित तथा धुरंधर राजनीतिक पार्टी के रूप में बदलने की पटेल की धारणा भी उसी तरह कांग्रेस की उस समन्वयवादी भूमिका को पकड़ पाने में चूक गई, जिसे कांग्रेस को आने वाले दशकों में निभाना था। तो देखते हैं क्वेश्चन, लेखक क्यों सोच रहा है कि कांग्रेस को एक सर्वांगसम तथा अनुशासित पार्टी नहीं होना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन, शुरुआती सालों में कांग्रेस द्वारा निभाई गई समन्वयवादी भूमिका के कुछ उदाहरण हमें बताने हैं।
तो उत्तर देखते हैं अपन कि भारत का विशाल आकार, विविधताओं से परिपूर्ण संस्कृति, ऐसे में सभी प्रकार के विचारों का समन्वय आवश्यक है। इसलिए लेखक ये चाहता है कि जो कांग्रेस है वो अनुशासन का जो अनुशासित रूप है वो ना अपनाए, अपितु अपने सर्वांग समन्वयकारी रूप को बनाए रखे। आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी में सभी जाति, धर्म, वर्ग आदि की उपस्थिति थी और जो प्रथम निर्वाचित सरकार थी उसमें भी विपक्षी दलों के जो नेता थे उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था। तो ये उदाहरण है कांग्रेस के समन्वयकारी रूप का। तो जाना हमने इस अध्याय को अच्छे से और साथ ही हमने इस पूर्ण किए इसके प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।